हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी डिमांड थी कि आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में हमें बता दो, क्योंकि लास्ट टाइम हमें वही काम आती है कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है और कौन कौन सी चीजें हमें करनी है रिवीजन के वक्त, और कैसे हमने मॉक टेस्ट लगाने। बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सब पे हम बात करेंगे और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि एग्जाम आपका कब हो सकता है DSSB TGT PGT का, चाहे मैथमेटिक्स का हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। वैसे हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और कॉमन सब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि उसको आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे सारा का सारा, कि जो आप पढ़ रहे हो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, चाहे अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आधा किया हुआ है, पूरा नहीं किया हुआ, या आप रिवीजन पे हो सेकंड टाइम थर्ड टाइम, तो सबके लिए ये इक्वली जो है ना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा चेकआउट लेटेस्ट ट्रेंड। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं DSSB के अंदर, चाहे वो 2021 में लास्ट एग्जाम हुए थे, उसके बाद जो एग्जाम हुए हैं, मतलब कि वो टीचिंग के एग्जाम कुछ कुछ हुए हैं और कुछ ज्यादातर नॉन टीचिंग के एग्जाम हुए हैं। बट उसमें क्यों हमें देखना चाहिए जो 2022 में हुए, 23 में हुए या 24 में हुए। ठीक है, जो भी एग्जाम्स है उसके टेलीग्राम के ऊपर मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, मतलब उसकी PDF फाइल डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसमें जो भी कॉमन पोर्शन पूछा गया ना, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, चाहे वो जीके हो, तो वो ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उस ट्रेंड को देखते हुए एग्जामिनर की जो सोच है ना, वो आपके जो एग्जाम में वही सेम हूबहू दिखने वाली है। तो उसमें देखना बहुत जरूरी है। जो भी जो है ना आपके लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 2021 से लेकर के 2024 तक के, ठीक है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनका PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, वैसे आप उनकी वेबसाइट से जाकर के भी देख सकते हो। तो उनके कॉमन पोर्शन के जरूर आपने देखना है कि कॉमन पोर्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको प्रिपरेशन करनी है। सेकंड चीज, टॉपिक ऑफ पार्ट 1। टॉपिक क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, वो रिपीट करवा देता हूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, 20 मार्क्स के टॉपिक आते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं 20 का, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ हिंदी 20 का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश 20 का। ठीक है, तो यहां पे 20 करके टोटल 100 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स। अब बात करते हैं, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी 100 मार्क्स आएंगे कॉमन के, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर मैं बात करूं, उसमें 200 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 नंबर का ये कॉमन होगा और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा। और अगर हम PGT की बात करें तो 100 मार्क्स का वो कॉमन होगा, 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से हमने देखना है। अब इनमें जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, उसकी आगे हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी जिसमें से आप ये ट्राई कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज भी अलग अलग जो है ना आपकी हो सकती है, अलग अलग टीचर्स की हो सकती है, अलग अलग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से हो सकती है। तो फिर भी अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अभी आपने बहुत जगह से प्रैक्टिस कर ली, एक जगह से और प्रैक्टिस कर लेना बस, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं टॉपिक जो है ना पार्ट 2 के अंदर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, ये दोनों में है TGT एंड PGT। ठीक है, TGT एंड PGT दोनों के अंदर 100 मार्क्स का आने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो TGT के अंदर आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, और PGT की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का आपका आने वाला है, जिसमें से आपका जो 80 मार्क्स, सॉरी यहां पे आएगा मेरा टीचिंग मेथड भी आता है, तो 90 का मैथमेटिक्स है और 10 का टीचिंग मेथडोलॉजी, और इसके अंदर 180 का आपका मैथमेटिक्स और 20 मार्क्स का आपका टीचिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, तो 200 नंबर ऐसे बनते हैं इसमें, और इसमें 100 नंबर 90 + 10 बनते हैं। तो इसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेन सब्जेक्ट जो आपका मैथमेटिक्स है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसकी कैसे आपने टेस्ट सीरीज लगानी है, कैसे इसके बारे में और चीजें कर सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, जो भी है सारे पॉइंटों पे एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो ये मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है ना, ये आपको मार्क्स दिलाने वाला है, क्योंकि अब की बार जो है ना वो ये है कि 40% मार्क्स इसमें से लेने ही लेने हैं आपको, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में से 40% मार्क्स लेने हैं। तो 40% के लिए, क्योंकि अगर नहीं आए तो टोटल ओवरऑल भी आपको 40 लेने हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन सेकंड पार्ट में से भी आपको 40 लेने हैं, तो टोटल ओवरऑल भी आपको 40% लेने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। अगर उसके अलावा भी 35%, 30% ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, वो आपको पहले पता चल चुका होगा जब हमने नोटिफिकेशन देखा था। तो आपको 40% तो मिनिमम लेने हैं। तो अगर आप 50 से 60% तक जाते हो, अगर आप 60% ले जाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है ना, जो आपका जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, अगर वहां से नंबर आपको ज्यादा लाने होंगे। अच्छा, कॉमन पार्ट में सब लोग लगभग सेम परफॉर्मेंस जाएगी सबकी, क्योंकि ये आप इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने मैथ चूज किया हुआ है तो 10th में भी आपका मैथ अच्छा होगा, 12th में भी आपका मैथ अच्छा होगा, ग्रेजुएशन में भी अच्छा होगा। अगर आप PGT में एग्जाम देने जा रहे हो तो
मास्टर डिग्री भी आपने किया होगा, उसके अंदर भी आपका मैथ अच्छा होगा, तो मैथ आप इतने सालों से पढ़ रहे हो तो इसमें ज्यादा नंबर लेके आने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। एक्सपर्ट आप इसमें हो ना कि इसमें हो, तो इसमें सब लोग दो चार नंबर ऊपर नीचे रहने वाले हैं, तो आपको यहां से मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आगे चल के हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ आपके डाउट्स आते हैं कि एग्जाम लैंग्वेज जो है वो हमारी क्या होती है। तो इसमें बाइलिंगुअल होता है, बाइलिंगुअल, ठीक है, जिसमें कि हमारा हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब हिंदी एंड इंग्लिश, अब इसके अंदर भी एक चीज है जो ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसमें गलती करते हैं जब एग्जाम में जाते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको जो मैथ, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है, जैसे मान लो पीजीटी का है, अब 180 मार्क्स तो आपके मैथमेटिक्स के आने वाले। मैथमेटिक्स आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा हुआ सपोज करो, बट आपने स्टार्टिंग में सोचा कि आप रीजनिंग है या कुछ भी आएगा तो वो मुझे हिंदी में चाहिए, आपने लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर लिया, तो आपके हर एक क्वेश्चन हिंदी में आएगा। अच्छा, हर क्वेश्चन को चेंज करने का एक ऑप्शन आएगा, इंग्लिश में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट दिक्कत यह है कि आप मैथमेटिक्स के 180 क्वेश्चन को बार बार आपको इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा, वहां पे बड़ी दिक्कत है और वहां पे टाइम आपका हो जाएगा वेस्ट। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपको मेन सब्जेक्ट जो है ना आपका अगर वो इंग्लिश में चाहिए तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लैंग्वेज आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर ली स्टार्टिंग में, उसके बाद आपके सारे इंग्लिश में आ रहे हैं, मान लीजिए रीजनिंग का कोई क्वेश्चन था, आप अटक गए और हिंदी में देखना चाहते हो, तो ऊपर एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करके देख सकते हो हर एक क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपका फिर से वही जो क्वेश्चन जो है ना, जो लैंग्वेज अपनी स्टार्टिंग में सिलेक्ट की होगी वो आपका हो जाएगा। तो ये इन गलतियों का आपने ध्यान रखना, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास, जितने भी कॉल्स आते हैं मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आपने डाउनलोड की होगी टीजीटी मैथ के लिए, तो उसके ऊपर बार बार यही बार आपके जो है ना सवाल रहते हैं कि 11th 12th करने का इनफ है क्या, 11th 12th कर ले इनफ है। अच्छा, कुछ YouTube पे भी टीचर जो है ना ये बता रहे हैं कि 11th 12th एनसीईआरटी कर लो इनफ है। आप एक चीज देखो, अब प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों नहीं उठाते। अभी मैंने कल एक लेक्चर डाला जो मैंने आपको उसमें करवाया था, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके अंदर इतने भर भर के क्वेश्चन आए हुए। 2021 में भी, 2015 वाला भी जो एग्जाम हुआ था, 18 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो 2015 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 2014-15 में हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रेजुएशन के, 18 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रेजुएशन के, है ना। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के, 2014 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2015 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2021 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या ये ट्रेंड आपको समझ नहीं आता? एम्प्लॉइज मैथमेटिक्स ही लगा लो यार, इसमें सब में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या 2024 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ग्रेजुएशन से? तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ और सिर्फ 11th 12th करके जाओगे तो वहां बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचेंगे जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट है या 5-5 सालों से टीचिंग प्रोफेशन के अंदर है, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ना एक ऑनेस्टली रिव्यू रहने वाला है, ये सारा का सारा जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप बिल्कुल न्यूली एस्पिरेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता ही ना हो कि 2-4 सालों बाद जाकर के पता चले आपको कि ये था। तो वही मैं आपको पहले से ही निचोड़ आपको दे रहा हूं। तो वो जो डाइंग एज लोग 11th 12th उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप बीट नहीं कर पाएंगे। जो नए लोग हैं, आपका भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनके बराबर ही तो पहुंच पाएंगे, उससे आगे तो नहीं निकल पाएंगे। तो यहां लोग कट ऑफ तक ही नहीं पहुंच पाते। अगर आप कट ऑफ तक पहुंच पाए तो कट ऑफ से भी आगे जाना पड़ता है, क्योंकि 2 गुना या 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है कट ऑफ के लिए। तो इसीलिए कट ऑफ से भी काफी अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं ऊपर के, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से करने ही करने पड़ेंगे। कौन कौन से? 4-5 टॉपिक हैं जो मैं अच्छे से आपको बताता हूं हमेशा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। सेकंड, रियल एनालिसिस का सारा करना है। उसके बाद थर्ड है आपका ओडीपीडी, फोर्थ है आपका लीनियर अलजेब्रा। 5वां अगर आप करना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से 4-5 टॉपिक तो जरूर कर लो। एक तो एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना आपको पूछता है मिलने सिम्पसन और सीआर इक्वेशन से, और एक आपको जो है ना वो क्वेश्चन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, पोल और सिंगुलैरिटीज पे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा जैसे टोपोलॉजी भी पूछा जाता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो सारा पेपर तो आप वैसे भी कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप 90 मार्क्स की 100 टोटल की बात करते हो टीजीटी के अंदर, तो आप ज्यादा से ज्यादा 60 क्वेश्चन ही सोल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। 60-65 हद है। अगर आप 200 मार्क्स की यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे आपको टोटल 2 घंटे मिलने वाले हैं, मतलब टोटल 3 घंटे पीजीटी के लिए, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 घंटे और यहाँ पे आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं टोटल, मतलब यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स की बात है। तो यहाँ पे कुछ ये ना हो जाए कि आप सोचो, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 मार्क्स का लिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीजीटी को, यहाँ पे 3 घंटे मिलने वाले हैं और टीजीटी को यहाँ 2 घंटे मिलने वाले हैं।
ठीक है। तो 2 घंटों में से आपको 50 मिनट तो कम से कम आपको देने पड़ेंगे, जो मेन आपका कॉमन सब्जेक्ट है, और जो मेन है उसको आपके पास 65-70 मतलब 60-70 मिनट हो गए, ठीक है, 70 मिनट, 1 घंटा लगभग हो गया, 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो 1 घंटे के अंदर आप 100 में से वही 50-60 क्वेश्चन ही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो भी तब आपको शॉर्टकट पता है, आपको एलिमिनेशन मेथड पता है, आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करना आता है, आपको ऑप्शन से पुट करना आता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आते हैं, तब आप कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ग्रेजुएशन के जो पोर्शन है, जो अभी मैं आपको करवा भी रहा हूं एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, और वैसे आपको गाइड भी कर रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं, आपको पूरे क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके दे रहा हूं अलग अलग, जैसे कन्वर्जन डाइवर्जन के मैंने करके दिए, नंबर थ्योरी के, ग्रुप थ्योरी के, रिंग थ्योरी के, ऐसे आगे लीनियर अलजेब्रा अभी स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसमें से बिना पेन चलाए भी आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन के, जो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ग्रेजुएशन के बहुत ही बेसिक लेवल के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि नेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें बिना पेन चलाए आपका काम चल रहा है, तो उसमें 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन से ज्यादा सोल्व कर सकते हो, 5 या 6 क्वेश्चन। तो यहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है 11th 12th में, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, सोल्व करने में टाइम लगता है। तो अगर आप पूरे फुल एक्यूरेसी के साथ भी जाते हो तो 50% आपका 11th 12th से आता है, मान के चलो 50-60 लगा लो, 40% आपका, फिर 60% में से एक्यूरेसी आपकी आती है 45%, फिर भी आप जो है ना कट ऑफ के नजदीक भी नहीं जा पाओगे। तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में ग्रेजुएशन ऐड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में पछताओगे, मेरे को याद करोगे। अगर ग्रेजुएशन अच्छा खासा आ गया तो वेटेज आपकी मतलब जो है ना आपका बन ही नहीं पाएगा, वो वेटेज ग्रेजुएशन की ज्यादा आ गई, 11th 12th के भरोसे अगर आप रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है, 24 में हो ही ऐसा जाए ग्रेजुएशन बिल्कुल ही ना पूछा जाए, बट अगर ट्रेंड हम देख रहे हैं पीछे का 2014, 15, 18, 21 का, हर बार ग्रेजुएशन पूछा गया, तो ये करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ और बातों में बात कर लेते हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है 1/4 की, ठीक है, मतलब कि 0.25 मार्क्स की। तो यहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपने जो क्वेश्चन आप जब करने जा रहे हो, आपको लग रहा है ना ये मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, तभी उसको आप करने की कोशिश करो, अदरवाइज उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अगर आप टाइम ही वेस्ट ऐसे करते रहेंगे, मतलब अगर आप सोचते हो चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं, टाइम आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा, टाइम बहुत कम है इसके अंदर। और जो है ना नेगेटिव मार्किंग से फिर क्या हो जाएगा, तीर तुक्के मारोगे तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, कभी आप पॉजिटिव में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ना मतलब एक कला है जिसको आपको पहले से ही सीखना पड़ेगा कि हमें वहां पे क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे हमें प्रोसेस करना है, एग्जाम को कैसे करना है, पूरा एंड तक देखना तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे चलो, सेक्शन स्विचिंग रिस्ट्रिक्शंस, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर होता क्या है कि आपके 20-20 के सेक्शन होंगे, 20-20 मार्क्स के जो है ना क्वेश्चन के सेक्शन होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले रीजनिंग करना चाहता हूं, या मैं पहले अर्थमेटिक करना चाहता हूं, या मैं जीके करना चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। आपके सामने अगर रीजनिंग आ गया पहले, तो आपको 20 में से ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, 20 पे जा सकते हो, 15 पे जा सकते हो, 13 पे जा सकते हो, 5th पे जा सकते हो। 20 में से आप शफल करके किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपको 20 क्वेश्चन को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपके पास, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा, देन आपके पास नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, वो जीके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको बड़ा ध्यान देना है कि यहां पे एक तो नेगेटिव मार्किंग है, और उसमें 20 में से भी ये नहीं है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दो, 4 क्वेश्चन कि मेरे को आते तो है, मैं बाद में सोल्व करूंगा या करूंगी, बट पीछे आने का कोई भी चांस नहीं है। तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए खास करके ये चीज है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन स्विचिंग का TSSB के अंदर जो है ना बड़ा रोल प्ले करता है आपका एग्जाम को सक्सेस करने में या फेलियर करने में, ठीक है। तो कईयों को पता ही नहीं होता, वहां जाके पता चलता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 20 में देखना है, और 20 में भी आपको लग रहा है अगर 5-6 मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, या मतलब 10-12 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके अलावा क्वेश्चन अब टाइम वेस्ट वाले हैं या ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और मेरे को आ भी नहीं रहे, तो उसको उसी वक्त छोड़ दो, सबमिट करके नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना कि 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी सब छोड़ रहे हो और फिर आगे आगे पे जा रहे हो सकता है आगे और भी ज्यादा टफ आए और पीछे वाले आपको फिर पछतावा हो कि मैं तो यार पीछे वाले 2 क्वेश्चन और सोल्व कर सकता था। तो इन चीजों का उसी टाइम आपको फैसला करना है, ठीक है। उसके लिए ही टेस्ट सीरीज आपको बनाई हुई एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर कि बार बार आप टेस्ट सीरीज लगाओ, ताकि आपको खुद का पता चले मैं कितने पानी में हूं, मेरे को कितना आता है। और सेक्शन उसके अंदर भी हमने वही बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां से जाके आप ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो। और उसके अंदर भी जो है ना हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन इस टाइप से हमने डाले हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस, वही जो अभी मैं बात कर रहा था, आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं और कैसे उस पर फोकस रहना है, एनालिसिस कैसे करना है। मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम मिनिमम 5 टेस्ट आप लगाओ, ठीक है। चाहे तो जो अभी हमने पीछे बात की, ये वाले जो आपको
चलो आगे बात करूंगा उसकी। जो लेटेस्ट जो आपके पेपर हो रहे हैं ना 2021 से लेकर के 24 तक के, उनको भी आपने एक पेपर लगा करके ये नहीं सोच लेना कि एक पेपर में मेरे यार कम मार्क्स बने हैं तो एनालिसिस कर लो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही। कम से कम मिनिमम 5 टेस्ट आप लगाओ। 5 टेस्ट लगाने के बाद ही आप एनालिसिस करो कि मेरे कहां से नंबर कट रहे हैं और कहां से नहीं कट रहे हैं। अगर सपोज करो कॉमन की बात करते हैं, आप रीजनिंग में आप ले लो, या अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, मान लीजिए बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया हुआ है, और या कोई भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपके बार बार वहां से नंबर कट रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब उसको दोबारा से आपको करने की जरूरत है, री इवेल्युएट करो खुद को। तो उस टाइप से आपने टेस्ट का एनालिसिस करना है। कम से कम 5 टेस्ट करने के बाद आपके कितने मार्क्स आए टोटल फिर देखने, और कहां से आपके कटे वो एक पूरा चार्ट बना लो, ठीक है। तो फिर उन पे ज्यादा आपको फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके, जहां जहां से नंबर आपके कट रहे हैं। तो इस बात का बड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है ना, टीसीएस कनेक्शन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि टीसीएस कनेक्शन का मतलब ये है कि आपके जो ऑनलाइन जो एग्जाम होंगे ना, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, वो कौन लेता है? टीसीएस लेती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो टीसीएस है। तो ये एग्जाम आपका लेगी ऑनलाइन, सारा कंडक्ट कराएगी। और टीसीएस ही सबसे ज्यादा एग्जाम लेती है, पता है किसके? एसएससी के, ठीक है। तो एसएससी के सबसे ज्यादा एग्जाम टीसीएस लेती है। तो एसएससी का जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा चांसेस है कॉमन पोर्शन के अंदर आपके रिपीट होने के, एसएससी के जो क्वेश्चन है। अच्छा, पीछे मैंने एक आपको टेस्ट 5 की बात की थी, जो कॉमन की बात कर ली थी। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको करना है। मैथमेटिक्स के अंदर मान लीजिए इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का टॉपिक ले लो, कोनिक सेक्शन, उसके अंदर से आपको बार बार क्वेश्चन उसके गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और भी मैं आपको बताऊंगा रिवीजन का क्या तरीका होता है। अगर आप देखो पूरी कंप्लीट देखोगे ना, तभी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये इन सब चीजों का क्यों ध्यान में आपको रखना है प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो। थोड़ा सा एक बार रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है। 5-10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए और सोचिए कि ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। अगर ये चीजें नहीं पता, इनमें से एक भी चीज आपकी मिस होगी, तो यकीन मानिए, ऐसी मैंने चीजें इसमें लिखी हुई हैं पूरी मेहनत से कि ना, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान नहीं रखते, कुछ फालतू की चीजें मैं उनको नहीं जाता उन पे, वो मैंने नहीं लिखी हुई, बट इंपॉर्टेंट जो चीजें इसके अंदर लिखी हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी जरूरी है जो बिल्कुल नए हैं, और उनके लिए भी दोबारा रिकॉल करनी जरूरी है जो कि पुराने हैं, खिलाड़ी हैं, 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि एसएससी का जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो बहुत बड़ा है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एसएससी के जो बुक्स है ना, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो ऐसी बुक्स हैं जैसे कि राकेश यादव सर की बुक है, ठीक है, तो अर्थमेटिक की बुक है, रीजनिंग की बुक है, तो उनके अंदर से क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन नए तो बनाएगा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि वो क्वेश्चन ये रिपीट नहीं कर सकता, नए क्वेश्चन कुछ नहीं बनाएगा, इतने सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, इतनी सारी शिफ्टों के अंदर पेपर होते हैं, तो वो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके देता है। तो ये टीसीएस कनेक्शन जरूर आप ध्यान में रखना। और इनके भी जो आप जब टेस्ट लगाओगे, तो इनमें भी जब ये वाले टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट 5-5, उसमें से देखोगे ना, टॉपिक लिखोगे कि इसमें मेरे को डाउट है, तो फिर वो वाले क्वेश्चन यहां से करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस, तो और भी ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो टेस्ट आ रहे हैं ना, जो अभी लेटेस्ट 2021, 22, 23, 24 में टेस्ट आ रहे हैं, एसएससी के जो क्वेश्चन आप देखोगे ना लेटेस्ट, आप देखोगे कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लग रहे हैं। कॉमन पोर्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैथमेटिक्स की भी बात कर लेता हूं साथ साथ। मैथमेटिक्स के लिए 2 चीजें, 2 बुक हैं। एक तो है एसआर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक, वो अच्छी बुक है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बुक है हमारी टीजीटी मैथ की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी के, डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस की, उसमें से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ग्रेजुएशन की बुक आती है, जो नेट लेवल की बुक आती है, उसको आपको देखना है, जैसे कि एक यूनिक पब्लिकेशन टाइम्स की बुक आती है, ठीक है। तो उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रेजुएशन के पोर्शन की, ठीक है। अगर आपने नेट की प्रिपरेशन की हुई है तो वहां से भी आप कर सकते हो, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम। क्या टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? अगर मैं बात करूं टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 के लिए आप ना 50 मिनट ले लो, ठीक है, और अब आपके पास बचे 70 मिनट, क्योंकि टोटल आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 50 मिनट, 70 मिनट पार्ट 2 के लिए। अगर मैं बात करूं पीजीटी की, और पार्ट इसमें 2 की, पीजीटी के लिए आपको यहां तो फिर से वही सेम का सेम आने वाला है, 50 मिनट ही आपको देने हैं, और वहां पे आपको 60 मिनट और एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। और यहां पर आपके आगे 130 मिनट, 130 मिनट, ठीक है, 130। तो यहां पे आपको 130 मिनट, 50 मिनट ही देने, इससे ज्यादा नहीं देने, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सोल्व अच्छे से हो रहे हैं, तो आप 5 मिनट और भी एक्स्ट्रा दे सकते हो, नहीं तो फिर अगर ये रह गया ना, अगर यहां पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसका करेगा कोई फायदा नहीं, टोटल ही आपका
गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा आपका। तो इसीलिए आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब आप मॉक टेस्ट अब लगा रहे हो एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर या कोई भी आपने लिया हुआ है कहीं से भी, तो उसमें भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अभी से करके चलो, अभी से आपकी प्रैक्टिस। और जो लोग क्वालिफाई करते हैं ना, यकीन मानना, वो पहले से ही ये सारी स्ट्रेटजियां बना करके चलते हैं, पहले से ही वो सारी चीजें जो है ना, वो बार बार टेस्ट लगाते हैं। ऑफलाइन जब पेपर होते थे तो हम भी लगाते थे, अब ऑनलाइन हो रहे हैं तो ऑनलाइन वो बार बार मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं और अपना टाइम नोट करते रहते हैं और टॉपिक गिनते रहते हैं कि कहां कहां पे मेरी प्रॉब्लम आ रही है और कहां कहां पे मैं इस टॉपिक में लैग कर रहा हूं, या मतलब इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो उनकी बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्ट्रेटजी फॉर स्पीड एंड स्किपिंग क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों की प्रॉब्लम है कि स्पीड नहीं बनती। स्पीड के लिए वही बात तो एक ही है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उससे स्पीड बनेगी। सेकेंडली, आप मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाओगे और मॉक टेस्ट में भी एनालिसिस करोगे, जहां जहां पे बार बार गलतियां हो रही हैं जिस टॉपिक में, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो चाहे वो कॉमन पोर्शन का हो, तो दोनों के अंदर ही जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर दोबारा मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको स्पीड में जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब टेस्ट आप सबमिट करते हो उसमें भी सोल्यूशन मिलता है, और सोल्यूशन में ये भी लिखा होता है कि हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने इतना टाइम लगाया, इस क्वेश्चन में आपने इतना टाइम लगाया, तो वो भी जरूर आपने देखना है कि किस क्वेश्चन में मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है, वो टॉपिक कौन सा। एक बुक पे, एक कॉपी पे साइड में लिख दो कि इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन पे मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर उसकी दोबारा क्वेश्चनों की ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर से नया टेस्ट लगाओ, फिर देखो कि उसमें कम टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ऐसे स्पीड की इंप्रूवमेंट होगी। और स्किपिंग क्वेश्चन की जैसे कि कई बार क्या होता है, अभी मैं एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं। एग्जाम से पहले आप मान लीजिए बुक है आपके पास, सेटुलेशन फंक्शन आपने चेक किया, आपके पास 100 क्वेश्चन थे, आपने पहला क्वेश्चन देखा अनसॉल्व्ड के अंदर नहीं हो रहा, आप उसी पे अटक के बैठ गए। ये बिल्कुल नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखा नहीं हो रहा, दूसरा देखा नहीं हो रहा, तीसरा देखा नहीं हो रहा, साथ की साथ छोड़ दो, दिमाग में नहीं आ रहा था, चौथा क्वेश्चन देखो हो रहा है। जैसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो इसीलिए फिर अगला क्वेश्चन करो, फिर अगला, 2-4 क्वेश्चन जैसे आप कर जाओगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर पीछे वाले क्वेश्चन पे आओगे तो देखना वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। इनक्यूबेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है ना कि आपका माइंड आपका चलता रहता है उस क्वेश्चन के ऊपर भी, और नया क्वेश्चन आप कर रहे होते हो। जैसे ही आपका माइंड उसको सर्च कर लेता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, आपका कॉन्शियस माइंड उसको सर्च कर रहा है। कॉन्शियस माइंड जो है 1/10 है और वो 9/10 है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। तो वहां से जैसे ही वो फेच कर लेगा, आपका क्वेश्चन सर्च कर लेगा, तो आपको फिर आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। फिर हो सकता है वो 3 क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे उनमें से 1 या 2 हो भी जाए। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ही अटक के बैठ गए तो डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे वाले क्वेश्चन भी आपको नहीं है, आपको लगेगा पेपर बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरी तैयारी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी से ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसी वक्त छोड़ दो, उसको गोला लगा दो, उसको सर्कल लगा दो, आगे चलो आगे चलो। जैसे आपके आगे वाले होने लग जाएंगे ना, तो देखना पीछे वाले भी होने लग जाएंगे। ऐसे ही आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एक सेक्शन के अंदर। सेक्शन स्विच आप कर नहीं सकते। 20 में आपके पहले 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, छोड़ दो। छठा हो रहा है कर लो, 7वां हो रहा है कर लो, 8वां हो रहा है कर लो, 9वां नहीं हो रहा, 10वां नहीं हो रहा, छोड़ दो, 11वां हो रहा है कर लो, फिर आगे 3 नहीं हो रहे, फिर 15वां हो रहा है, 16वां हो रहा है कर लो। 20 में से आप 5 क्वेश्चन, यकीन मानना, अगर आप दिल से अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं ना, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, तो 5-6 क्वेश्चन तो आप ले डूबोगे हर सेक्शन में से। ठीक है, 20 में से अगर आपके 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एक बार सपोज कर लो 6 क्वेश्चन आपके होंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 6 क्वेश्चन तो कम से कम हो गए, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर देख लेता हूं। फिर भी आप जब बाद में दोबारा से फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे ना, फिर से आप फर्स्ट 20 पे जाओगे, फिर मीडियम वाले आप करोगे, लेंथी वाले फिर भी आप छोड़ दोगे, तो फिर भी आप 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लोगे। 10 क्वेश्चन आपके हो गए, 2-3 क्वेश्चन और करने हैं बस, इससे ज्यादा नहीं करने। ठीक है, तो लगभग 13-14, 15 तक अगर आप चले गए एक सेक्शन के अंदर 20 में से, तो आपका काम बन गया। 5 क्वेश्चन अगर आपने छोड़े तो एक सेक्शन में 5 सेक्शन है, 25 क्वेश्चन जोड़ दिए तो 75 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे ही सेकंड सेक्शन में भी 75 क्वेश्चन कर दिए। अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करो तो बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन तक भी जा पाते हो ना, तो बहुत इनफ है। तो इसीलिए अगर आप मान लो 13 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो इनफ है। 10 सेक्शन है, 130 क्वेश्चन हो गए, 130 में तो आराम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा 200 में से। तो इस टाइप से स्किपिंग का बड़ा ध्यान रखना है। स्किपिंग का मतलब यही है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा क्वेश्चन स्किप करने से, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे होंगे और वो आपसे हो रहे होंगे। उससे मोटिवेशन और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो उससे पीछे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। मेरे 13 to 14 एग्जाम क्लियर है टीएसटी पीएचडी मैथमेटिक्स के, तब मैं आपको ये बता पा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद है इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी मार्क्स। तो अब देखो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर कितने मार्क्स आते हैं? 10 मार्क्स का होता है, और पीजीटी के अंदर अगर मैं बात करूं ये होता है मेरा 20 मार्क्स का। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो अब जो है ना, मैथमेटिक्स की अगर बात करो ट्रेंड ग्रेजुएट की, तो आपको 90 क्वेश्चनों पे ही मैथमेटिक्स में देखना। 90 क्वेश्चनों में
आप 50-55 क्वेश्चन करके लगा लो, 55 क्वेश्चन आप कर रही है अच्छे से एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। 50 आपके क्वेश्चन सही भी हो गए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसमें से अगर आप 5-6 क्वेश्चन और सही कर देते तो 55, 57, 58, 60 तक आप पहुंच सकते हो, और 60 एक अच्छा बेटर स्कोर है मैथमेटिक्स में अगर बात करें 100 में से, जिस हिसाब से आपको टाइम मिल रहा है और नेगेटिव मार्किंग है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए। तो टीजीटी के अंदर 10 मार्क्स की टीचिंग मेथोलॉजी भी है। तो मैथमेटिक्स की वैसे मैंने एप्लीकेशन के अंदर काफी सारी पीडीएफ फाइल डाली हुई है, बट फिर भी आप खुद से भी उसको अच्छे से ट्राई करना, कहीं से आपने कोर्स लिया हो सकता है या आपने एक बुक ली हो सकती है, तो या जो भी मॉक टेस्ट आप कर रहे हो उसमें से भी, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीजीटी में तो देखो 20 मार्क्स की आ रही है, तो इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, और लास्ट तक जरूर पहुंचना है। अगर बाई चांस मान लो आप सेकंड लास्ट सेक्शन तक हो, काफी लोगों के साथ होता है ऐसा, सेकंड लास्ट सेक्शन तक हो और मैथ के क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है 20 में से मैंने अब 7-8 क्वेश्चन तो निपटा दिए, बाकी नहीं हो पा रहे हैं, तो जल्दी से अगले सेक्शन पे जाओ, कहीं टाइम ना बीत जाए, क्योंकि अगले सेक्शन पे आपके टीजीटी में 10 क्वेश्चन और पीजीटी में 20 क्वेश्चन आपके पड़े होंगे टीचिंग मेथड के। हो सकता है कि इसमें से आप देखते ही, बस उसमें तो क्या होता है, देखते ही 4 ऑप्शन पड़े, उसमें से आपका आंसर आ गया। टीचिंग मेथोलॉजी में तो ऐसा ही होता है, उसमें सोल्व तो कुछ करना ही होता, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन आप ले डूबो, तो लास्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये लास्ट के अंदर टीचिंग मेथोलॉजी दिया होता है। उसके बाद है एग्जाम कैलेंडर रिमाइंडर, जो कि आपके बहुत सारे डाउट्स, कमेंट्स, कॉल्स आती हैं कि ये बता दो एग्जाम होगा कब। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई हुई हैं कि एग्जाम डेट होने ही वाला है। जब इलेक्शन थी तब भी मैंने आपको बताया था एग्जाम नहीं होगा, आफ्टर अगस्त ही होगा, देख लेना, अगस्त में, अगस्त के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। सब लोगों ने मेरे को बोला था नहीं ऐसा नहीं है, काफी लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं मई में हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जून में हो जाएगा, कुछ लोग अप्रैल तक भी बात कर रहे थे कि अप्रैल में ही हो जाएगा, लास्ट में एग्जाम हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन लग जाएगा दिल्ली के अंदर, तब एग्जाम वो लिया जा सकता है। मैंने आपको बोला था इलेक्शन है, एग्जाम लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए सिर्फ पैसा लेना इंपॉर्टेंट था, आपके फॉर्म फिल करवा दिए, बस बात खत्म। एग्जाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी पूरा इलेक्शन होगा, मई जून में रिजल्ट आएगा, फिर कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जुलाई पूरा चला जाएगा, अगस्त के लास्ट के अंदर या सितंबर में आपका एग्जाम होगा, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। तो जो आपका कैलेंडर जारी होने वाला है, जो और एक्सपेक्टेड जो डेट है, कैलेंडर जो आपका जारी होने वाला है, ये आपका जून में हो जाएगा, जून के अंदर। बट एग्जाम की अगर मैं डेट करूं, एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात करूं, तो आपका होगा मेरा आफ्टर जुलाई कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि आफ्टर 15 अगस्त और सितंबर। तो आपका एग्जाम 15 अगस्त के बाद होगा या सितंबर में ही होगा, ठीक है। आपका टीजीटी मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारी और भी वैकेंसी जिनका एग्जाम अभी पेंडिंग है, तो अगर उन्होंने स्टार्ट करवा भी दिया अगस्त में, ठीक है, तो आपका 15 अगस्त के बाद हो सकता है या सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी भी इनफ टाइम है आपके पास। अभी अगर मैं बात करूं, आपके पास मई पड़ा हुआ है, ठीक है, 15-20 दिन पड़े हुए हैं मई के, ठीक है। उसके बाद जून पूरा पड़ा है, जुलाई पूरा पड़ा है, 2 महीने, और यहां पे हो गए मेरे पास 60 और 10 70 80, लगभग 85 दिन आपके पास पड़े, 80-85 दिन, 90 दिन आप मान सकते हो, 3 मंथ आपके पास हैं, अच्छे से आप रिवीजन भी कर सकते हो। और ग्रेजुएशन प्लीज स्किप मत करना, ठीक है। अगर बाई चांस कम भी मार्क्स आता है तो और भी एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो फिर तो आपको पछतावा है, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेजुएशन स्किप मत करना, क्योंकि और उसके अलावा और बहुत सारी वैकेंसी आगे आने वाली है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, गवर्नमेंट हो सकता है चेंज हो जाए, और बहुत सारी जो नई गवर्नमेंट जो अभी मैदान के अंदर है, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि 30 लाख जो है ना हम जॉब्स देंगे, ऐसा कुछ मैनिफेस्टो के अंदर दिया हुआ उन्होंने, और 1 साल के अंदर देंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। अगर वो उन्होंने ये भी बोला कि 1 साल में 1 नौकरी पक्की हर किसी को, मतलब 1 साल तक नौकरी पक्की, तो उसमें भी आपका टेस्ट तो कोई ना कोई होगा ही, तो उसमें फिर आपका ग्रेजुएशन तो काम आएगा ही आएगा। तो इसीलिए अपनी स्किल को पहले से मजबूत करके रखो, ताकि आप जो है ना कतार में सबसे आगे होने चाहिए, ठीक है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारे पास रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट इसके अंदर बड़ी गलतियां करते हैं, और मैं पिछले लगभग 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो जैसे ही जो मैंने 5-6 सालों से स्टार्टिंग में उनको बताया था ना, एस्टेट के अंदर लोग पीजीटी के अंदर क्वालिफाई नहीं होते थे। इधर की बात है, हरियाणा की बात है, एस्टेट पीजीटी के अंदर क्वालिफाई नहीं होते थे, बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई होते थे। और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन बताया, रिवीजन का तरीका बताया, तब से बहुत लोग क्वालिफाई होने लगे। डीएसएसबी के अंदर, केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर बहुत स्टूडेंट लगे, ईएमआरएस के अंदर बहुत स्टूडेंट लगे हैं। तो रिवीजन का एक सबसे बेस्ट वे है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या किया करो, फर्स्ट चैप्टर आपने सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही कॉमन पार्ट में भी आप कर सकते हो, जैसे अब मैं स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स में बताने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर आपने सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा, आपके पास 100 क्वेश्चन है, आप ना उसको करने बैठ जाते हो, 100 के 100, 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, पूरा कॉन्फिडेंस के अंदर मजा आ गया, फिर अगले चैप्टर पे आप जाते हो लॉगरिथमिक पे, फिर अगले पे आप जाते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, फिर अगले पे जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट चैप्टर आपको, फिर आप मान लीजिए 5th पे होंगे या 10th नंबर चैप्टर पे, मान लीजिए मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट पे, तब आपको मैं अगर पहले चैप्टर का क्वेश्चन पूछूं ना सेट रिलेशन फंक्शन का, मैं पूछूं ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव या 1 1 into onto many one फंक्शन, आप क्या बोलोगे पता है? मुझे याद नहीं है, मुझे रिवीजन करना पड़ेगा।
फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? तो इसीलिए आप जो है ना फिर से रिवीजन करते हो फर्स्ट चैप्टर से, फिर से लास्ट तक जाते हो, फिर से रिवीजन करते हो फर्स्ट चैप्टर से, फिर से लास्ट तक जाते हो। एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में आप कहते हो कॉन्फिडेंस हमारा लो है, मुझे तो पूरा सिलेबस याद ही नहीं है, मेरा तो इतनी मैंने तैयारी की फिर भी मेरे माइंड के अंदर कुछ है ही नहीं। इसीलिए रिवीजन की स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताने वाला, जो मैंने भी अपनाई है जब मैंने एग्जाम क्रैक किए थे, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ो सेटरेलेशन फंक्शन मान लीजिए, और आप उसके 15 से 20 क्वेश्चन करो जो आपसे हो पा रहे हैं। जो नहीं हो पा रहे सर्कल लगा के छोड़ दो, स्किप करने की आदत भी आनी चाहिए जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद सेकंड चैप्टर जैसे लोगरिथमिक है, उसके 15 से 20 क्वेश्चन करो उस दिन, फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन आगे वाले जो नहीं किए थे। उसके बाद आगे और चले जाओ, मान लीजिए 10th नंबर चैप्टर पे पहुंच गए आप, मान लीजिए 8वें चैप्टर पे हो आप बाइनोमियल पे, ठीक है। बाइनोमियल के 15-20 क्वेश्चन कर रहे हो उस दिन, पिछले 7 चैप्टर 1 से लेके 7 तक के 2-2 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको बर्डन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मान लीजिए बाइनोमियल आप कर रहे हो, फिर भी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट आप भूल गए, क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ, आप क्विक रिवीजन सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट आपको लगेंगे, पूरा सीक्वेंस सीरीज आप रिवाइज कर लोगे जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट डे जब आप 9वां चैप्टर करोगे, ठीक है, 10वां करोगे, या मान लीजिए 12वें चैप्टर पे हो आप, मान लीजिए आप सर्कल पे हो या स्ट्रेट लाइन पे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे आप हो, तब आप सीक्वेंस सीरीज का फिर से 2 क्वेश्चन सोल्व करोगे कि पिछले जितने भी चैप्टर हैं सब क्वेश्चनों, सब चैप्टर्स के आपने 2-2 क्वेश्चन डेली सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। इसलिए बर्डन बिल्कुल नहीं रहना। नेक्स्ट चैप्टर की 15 क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूं, जो नया चैप्टर आप कर रहे हो पिछलों की करवा रहा हूं बार बार सीक्वेंस सीरीज के, तब आप क्वेश्चन भूलोगे नहीं। अगर बाई चांस फिर भी भूल गए, आपको नहीं क्वेश्चन क्लिक हो रहा, फिर से आपको थ्योरी पढ़ने की नीड है, तब आप पहले 5 मिनट में पढ़ते थे थ्योरी, आप 4 मिनट में पढ़ोगे, ठीक है, फिर 3 मिनट में पढ़ोगे, ठीक है, फिर 2 मिनट में पढ़ोगे, ऐसे फिर 1 मिनट में ही पढ़ोगे। तो ऐसे आपको माइंड के अंदर बहुत जल्दी रिवीजन होने लग जाएगा। तो लास्ट में आप जब जाओगे ना, तो आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लास्ट में सपोज करो चैप्टर नंबर 40 पे हो, लगभग 40-45 चैप्टर हैं, 40 पे हो, और उस दिन भी आप फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, 5 चैप्टर के सबके 2-2 क्वेश्चन डेली सोल्व कर रहे हो, तो आप देखना इतना फ्लो बन जाएगा, हर चैप्टर की आपकी 10-10, 20-20 बार रिवीजन हो जाएगी, और बर्डन बिल्कुल आना ही नहीं है। क्योंकि डेली के क्वेश्चन कितने सोल्व करने हैं? सिर्फ 40-50, इससे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। डेली के अगर आप 3-4 घंटे मैथ को देते हो तो इनफ है। ये भी काफी लोगों का डाउट होता है कि कितने घंटे हम थे, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। रिवीजन समझ आ गया कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चनों को जो है ना, चैप्टरों को कैसे लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर करना, लड़कियों की खासकर ये हैबिट होती है कि एक चैप्टर के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी, वो गलत है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते हो, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा काम नहीं करना। आगे दौड़, पीछे वालों को साथ लेकर के चल, ठीक है, ये वाला काम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस जरूर आपने करने हैं। जो प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए थे, 2014 के हों, 15 के हों, और 18 के हों, 21 के हों, जो भी आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम हुए थे, कॉमन पोर्शन तो मैंने आपको 24 तक का ही बता दिया सारा, और जो भी लेटेस्ट लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं उनको जरूर आपने देखना है। उसके अंदर बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अभी वीडियो भी डाल रहा हूं, कल भी मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि पहले मैंने नंबर थ्योरी, कन्वर्जन, डाइवर्जन पे डाला था, अभी कल ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी से इतने सारे क्वेश्चन भर भर के आपके क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे मैंने आपको बताए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और उसके वो सारे टॉपिक जितने भी वो बनते हैं ना, सारे ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी के, सारे मैंने कंप्लीट लेक्चर्स एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर करवा भी दिए, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं की हुई तो वो कर लेना, उसके अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। और इतना जो पोर्शन हम करवा रहे हैं आपको 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, उसके क्वेश्चन सारे टॉपिक, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, कॉमन की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं फुल लेंथ। तब भी कुछ लोग बोलते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज्यादा प्राइस लेते हो, ये है वो। आप सिंपल सी चीज देखो, एक छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाते हो आप, कितने पैसे लेते हैं? 500 पर मंथ लेते हैं, तो 1 साल का कितना हो गया? मान के चलो 12 6,000। हम तो 6,000 ले ही नहीं रहे, हम तो उसमें ऑफर इतने निकाल रहे हैं आपको, बहुत ही कम प्राइस में जो है ना 3-4 हज़ार में सारी चीजें दे रहे हैं, और ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हैं। और आप सोचो, जब आपने ग्रेजुएशन पढ़ा था तब आपने इतनी फीस दी थी, तब भी आपने ग्रेजुएशन सीखा नहीं अच्छे से, और हम सिखा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, प्रीवियस ईयर एग्जाम के टॉपिक से रिलेट कर करके दिखा रहे हैं कि ये देखो क्वेश्चन आया हुआ, ये देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, वो उसके अंदर पूरा हम दे रहे हैं। तो कोई भी ज्यादा प्राइस नहीं है, यकीन मानना। आपकी अगर आप पिज्जा पार्टी भी करते हो ना, तो अगर आप बर्थडे पे, तो इतना तो खर्चा एक बार में ही आया था आपका 3-4 हज़ार, ठीक है। तो उसमें आपको स्टडी मिल रही है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप भी देखा करो कि इस चीज में हमें मिल कितना कुछ रहा है, हम इससे कितना कुछ कर सकते हैं आगे जाके। इस चीज को ध्यान में रख करके जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट जरूर किया करो स्टडी में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐसी आपको लाइफ टाइम रिटर्न देने वाली है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हम लास्ट में जो अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, क्या क्या स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, कैसे एनालिसिस पेपर का बता दिया, ठीक है, और कैसे आपको जो है ना ये भी बता दिया कि किस चीजों का ध्यान रखना है, जो है ना सेक्शन स्विचिंग का बता दिया, नेगेटिव मार्किंग का बता दिया, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को हमेशा फेलियर पाते हो कि यार मैं फेल हूं, मैं एग्जाम में क्लियर नहीं कर पा रहा या कुछ भी है, उसको सक्सेस में कैसे बदलें? उसके लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन फॉर सक्सेस, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम कई बार यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर बत्ती लो हो जाती है। जैसे कि हम ग्लूकोज पीते हैं, एकदम से इंस्टेंट एनर्जी आती है,
फिर बत्ती लो हो जाती है। तो हाउ टू ऑलवेज स्टे मोटिवेट, कैसे हम हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सेल्फ मोटिवेट। आप सेल्फ मोटिवेट रहने चाहिए। आपकी घर की कंडीशन क्या है इस वक्त? क्या आप अपनी घर की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं? क्या मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि क्या आप एक्चुअल में जॉब लेना चाहते हैं? क्या आप खुद की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं? क्या आप अपने शौक पूरे करना चाहते हैं? क्या आपके ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स है आपकी जॉब लेना, ये टीचिंग प्रोफेशन में जाना? तो आपको ऐसी ऐसी चीजें अपने आप को बोलनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेगी। एक द सीक्रेट मूवी है यूट्यूब पे, वो जरूर देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जो हमें चीज चाहिए वो हमें अट्रैक्ट करनी पड़ती है। अगर हमें सपोज करो कोई लड़का है और लड़की को प्रपोज करना चाहता है, या मतलब चाहता है कि मेरी इससे फ्रेंडशिप हो जाए, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब उससे बात करनी है, या उसका मतलब देखना है वो कहाँ पे क्या है, उसके क्या शौक है, उसकी क्या हॉबीज है, उसको क्या पसंद है, आपको वो सब चीजें आप करने लग जाते हो और फिर धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है उसके साथ। तो आपने क्या किया, एफर्ट्स किया, आपने एक नेचर के अंदर मैसेज छोड़े, आपने जो है ना उसके सर्कल जो उसका ऑरा है ना उसमें आने की कोशिश की, तो उससे क्या हुआ, नेचर ने भी रिएक्ट किया और वो सिचुएशन आपकी जो है ना वैसी जो आप चाहते थे वैसी बन गई। तो आपने किया क्या, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क उस पे वर्क किया, जो आपने लो उसके पीछे काम किया वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि अट्रैक्शन का लो काम करता है। आपको जॉब चाहिए ना, तो आपको अंदर से लाना पड़ेगा कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर लग चुका हूं या लग चुकी हूं, वहां चेयर पे पढ़ा रही हूं बैठ के, है ना, उस स्कूल के अंदर या अपने आसपास के स्कूल के अंदर मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, बच्चों को गाइड करना चाहती हूं। और उसके लिए फिर आपको धीरे धीरे अंदर से भी मोटिवेशन आने लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे ऐसे एक्शंस होने चाहिए। आजकल क्या है, एक तो इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट कर दो, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है ना आपकी ले रहा है। और वहां पे क्या है कि आपका फोकस बिल्कुल नहीं खत्म कर रहा है कि 1 मिनट के अंदर आप रील चेंज कर देते हो। 1 मिनट तो देखते ही नहीं हो, 15 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड लगते हैं आपको, आप चेंज कर देते हो, नहीं पसंद आई, तो उससे आपका मोटिवेशन स्टडी में कैसे रह जाएगा घंटों घंटों तक? वो तो है ही बोरिंग, आपको तो लगती बोरिंग है ना, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा उसके लिए, और अपने गोल जो है वो निर्धारित करने पड़ेंगे कि भाई ये मेरे गोल हैं और इसके अकॉर्डिंग ही जो है ना, और इतना मेरे पास टाइम बाउंडेशन है, इसी टाइम बाउंडेशन के अंदर ही मुझे ये चीजें अचीव करनी है, ठीक है। तो इसका, और एक चीज और कि आप सिलेबस को या इसको बहुत बड़ा मत देखो, ये मत देखो कि इतनी बड़ी बुक है, इतने बड़ा सिलेबस है, 11th 12th इतना है, ग्रेजुएशन इतना है। स्मॉल थिंग्स वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, फ्रैक्शन में, एक चैप्टर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि ये और ये, पहले ही मुझे ये कवर करना है, फिर ये कवर करना है, फिर ये कवर करना है। जैसे ही बड़ी चीज को छोटी चीज में बांट देते हो ना, तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती है और आपकी जो है ना डेली लाइफ के अंदर जो है ना वो होने लग जाती है, और आप हर चीज को फिर ऐसे देखने लग जाते हो, ठीक है। और एक हेल्थ पे जरूर आप ध्यान दिया करो, पानी जरूर पिया करो, और हेल्थ पे जितना हो सके अच्छा खाया करो, अच्छा फूड लिया करो, ताकि जो है ना आपको उस टाइप की एनर्जी मिल सके, आपको घंटों बैठने की और घंटों स्टडी करने की, ठीक है। और मोटिवेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया। और ब्रेक्स जरूर लिया करो बीच बीच में। कई बार हम क्या करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं 2 घंटे 4 घंटे, और एकदम से हमें ध्यान में आता है यार क्या पढ़ा था हमें थोड़ी देर पहले, याद ही नहीं रहता। तो उसमें आपको एक घंटे में एक ब्रेक जरूर लेना चाहिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, रिफ्रेशमेंट के लिए पानी पी लो, थोड़ा बहुत टहल लो उससे ना। और उस जब आप टहल रहे हो उस टाइम रिवीजन करो, रिवाइज करो कि जो हमने पहले पढ़ा था उसको बार बार रिवीजन करो। और एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो उसके, कि एक चैप्टर आपने पढ़ा है, 1 पेज का एक कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको फोटो क्लिक करके रखो। फोन में मैं करके रखता था, उसकी पीडीएफ फाइल बना के रखता था, जिससे ना मेरे को बाद में रिवीजन करने में आसानी होती थी। रात को सोता था तो एक बार पूरा फोटो देख लेता था कि हाँ ये सब चीजें हैं, तो फिर रिवाइज हो जाता था उससे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और ऑर्गेनाइज वे से जो है, जैसे कहते हैं ना कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी वो कंपनी अच्छी चल पाएगी। तो आपका मैनेजमेंट कैसा है आपकी बुक्स के साथ, तो वो भी एक आप जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं आपको बोलूंगा, ये जरूर आप मूवी देखना, द सीक्रेट यूट्यूब पे, और जो है ना उसके आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। जब से मैंने देखी है 2014 के बाद से, जो मैंने सोचा है जिंदगी में वो सब कुछ मेरे को मिलता चला गया, जो मैंने सोचा जैसे। तो मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर लेता हूँ, जो मुझे चाहिए होता है ना मैं उसको अट्रैक्ट कर लेता हूँ, और आज नहीं तो कल वो मेरे पास होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। काफी देर आपकी ले लिया मैंने, और आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा कि कैसे आपको करना, और सेल्फ मोटिवेट रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, सबको जो है ना ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारी और वैकेंसी भी आने वाली हैं, ताकि आप जो है ना 1 साल के अंदर अंदर अपनी जॉब को सिक्योर कर सको। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। और अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड आपको करनी है, मिशन डीटर प्लस भी, चाहे आपके पास एंड्रॉइड है चाहे iOS है, दोनों ही स्टोर के अंदर मिल जाएगी मिशन DSSB एप्लीकेशन। और लैपटॉप पे चलाना चाहते हो तो web.classplusapp.com ORG कोड MD डालते ही लैपटॉप पे चल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना मिशन DSSB, ये दोनों नंबर दिए हुए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।